नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे वादों की राजनीति के कुत्सित स्वरूप की। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल एमसीडी चुनाव जीत गए हैं, तो अब वहाँ सारे कॉन्ट्रैक्चुअल जो नौकरियां हैं वो परमानेंट होने वाली हैं। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश जीत गई है, तो वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होने वाली है। महिलाओं को 1500 रुपये मिलने वाले हैं कैश। खैर, अब अगर हम ये चर्चा करें तो इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कल नागपुर में हिट आउट किया बिना नाम लिए केजरीवाल को, और ये कहा कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, मतलब ये कैसे होगा, और ये शॉर्टकट की जो पॉलिटिक्स है सत्ता हड़पने की वो कैसे होगी। तो अब हम इसको आगे लिए चलते हैं कि अंतर क्या है मोदी और केजरीवाल में। पहले हम आम आदमी पार्टी की ही चर्चा करते हैं, जिसने गुजरात में 12% वोट पाए और अब वो राष्ट्रीय पार्टी बनने वाली है, बल्कि दर्जा मिल गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने माधव सिंह सोलंकी का रिकॉर्ड ध्वस्त कर नया इतिहास रच दिया है। मतलब हाल के हुए चुनावों ने सबके चेहरे पे खुशी दी और सबको थोड़ा थोड़ा गम भी दिया। खैर, भूपेंद्र पटेल की इस ऐतिहासिक जीत के बाद आज वो शपथ भी ले चुके हैं और मोदी के घर में मोदी फैक्टर काम कर गया। गुजरात ने भाजपा की झोली में 156 सीटें डाल दी। गुजरात के प्रचार में मोदी और अरविंद केजरीवाल की तुलना भी खूब हुई। दोनों ने एक दूसरे पर वार भी किए। मोदी ने आप की राजनीति से खबरदार किया तो केजरीवाल ने वादों की झड़ी लगा दी। लेकिन अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिके, ये चुनावी नतीजों ने साबित कर दिया, क्योंकि केजरीवाल ने तो लिखकर कुछ दावा किया था जो सही साबित नहीं हुआ। अब दोनों की तुलना अगर इस तरीके से करें तो मोदी एक तरीके से कल्ट फिगर बनते जाते हैं। उनके वादों में तर्क छिपा होता है और वो अपने वादों को तर्कसंगत जताने में सफल रहे हैं। आज की तारीख में भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों के वोटर्स, लाभार्थियों की संख्या उनमें बहुत है। हालांकि भाजपा के खाते में लाभार्थी बाद में जुड़े, पहले से वैचारिक आधार पर जुड़ा वोट बैंक उसके साथ है। लाभार्थियों को जोड़ने का श्रेय तो सच में नरेंद्र मोदी को जाता है। अटल जी के समय ऐसी इस तरह की व्यवस्था या योजना नहीं थी। 2014 में सरकार बनते ही मोदी ने जनधन योजना से इसकी शुरुआत की, फिर उज्ज्वला योजना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, इनसे लाभार्थियों का एक बड़ा वर्ग तैयार हुआ। इसने जाति पाति के बंधन को तोड़ दिया। पिछड़ों और दलितों का जो कांग्रेस वोट था वो तेजी से भाजपा की तरफ झुका, जिसके सियासी फायदे भाजपा को मिले हैं। कोरोना वायरस के समय गरीब कल्याण अन्न योजना ने लाभार्थियों को फौलादी तौर पर भाजपा के साथ करने का काम किया। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने अपने लिए लाभार्थियों का एक नया तबका बनाया, इसमें कोई शक नहीं। शुरुआत राजधानी दिल्ली से की। फ्री पानी और मुफ्त बिजली के साथ इसकी शुरुआत होती है। पंजाब में वो इसे पक्की नौकरी और हर महिला को कैश देने तक ले जाते हैं। साथ ही किसानों को मुफ्त की बिजली भी बढ़ाने की घोषणा करते हैं, 300 यूनिट। अब इससे हो क्या रहा है? जो फर्क है नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल में वो ये है कि केजरीवाल जब ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करते हैं तो वो अपने लिए एक विरोधी वोट बैंक खुद ही तैयार कर ले जा रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है, उनके जो पार्टी के नेता हैं वो इस दिक्कत को नासूर बना सकते हैं। अभी एक चैनल पर आपके प्रवक्ता संजीव झा बता रहे थे कि पोस्टल बैलेट, उसकी चर्चा कर रहे थे, उसका महत्व क्या होता है। तो उन्होंने बताया कि मैं जितनी बार भी जीता तो ईवीएम से, पोस्टल बैलेट से हारता चला गया। अब उनका ये कहना है कि ये सब अधिकारी हैं जो उन्हें वोट नहीं करते हैं। अब ये मुसीबत जो है ना, ये पार्टी पर भारी पड़ सकती है। फ्रीबीज से एक तबके को साधना, लेकिन दूसरे तबके को अपने विरोधी के तौर पर तैयार करना अजीब लग रहा है। इस मामले में नरेंद्र मोदी मिसाल हैं। टैक्स पेयर्स भी उसके वोटर हैं और उनके पैसे से जिन लोगों तक गैस सिलेंडर पहुंचता है वो भी उनके वोटर हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल जिस गति से हिमाचल और गुजरात में वादे कर रहे हैं, उससे टैक्स पेयर को डर लगने लगा है। पंजाब की सरकार पहले ही टॉप 5 बड़े कर्जदारों में शामिल है। इस लिहाज से कमाई का जुगाड़ किए बिना खर्चा का जुगाड़ लगाना
शुरुआती राजनीति में चमक पैदा कर सकता है, लेकिन बाद में बैकफायर भी कर सकता है। ये अरविंद केजरीवाल को समझने की ज़रूरत है। जैसे ही वोटर के मन में ये बात आ गई कि फ्रीबीज यानी मुफ्त रेवड़ियों से सिर्फ चुनाव जीतने का हथकंडा बनाया गया है और ये केजरीवाल का फॉर्मूला है, वैसे ही जनाधार में गिरावट शुरू हो सकती है। ये मेरा मानना है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखें। भाजपा खासतौर पर इसे वोट खरीदने की तकनीक, टेक्नोलॉजी बता रही है और अब इस मुद्दे पर भाजपा काफ़ी आक्रामक मूड में दिखाई दे रही है। आपकी देखा देखी कांग्रेस ने भी की है। खजाने पर जबरदस्त बोझ बढ़ाने वाली ओल्ड पेंशन स्कीम छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस लागू कर चुकी है। अब हिमाचल की बारी है, जिसकी हालत पहले से खराब है। भाजपा खुले तौर पर इसका विरोध कर रही है और नौकरी के लिए तैयार हो रहे युवाओं को बता रही है कि इसका बुरा असर अगली पीढ़ी पर पड़ सकता है। हालांकि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में भी इसको भुनाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा की हार हुई। वहाँ के लोगों में फ्रीबीज शायद घर कर गया। हिमाचल के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने 18 से 60 साल की महिलाओं को 1500 रुपये महीना कैश और 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा भी किया है। ये मतलब आपकी देखा देखी। अब जब कांग्रेस के 4-5 सीएम दावेदारों में से मतलब एक जो थे सुखविंदर सिंह सुक्खू, वो जब इसको लागू करने के लिए पहली कैबिनेट की बैठक करेंगे तो हो सकता है कि उनको 1-2 साल बाद ये दिखाई दे कि उनका खजाना खाली है और फिर हम क्या देखेंगे, अरविंद केजरीवाल की तरह शायद ऐसी राज्य सरकारें केंद्र सरकार पर आरोप लगाना शुरू करेंगी कि हमें केंद्र से सहायता नहीं मिल रही है। ऐसा गठबंधन रिश्ता टूटने के ठीक बाद बिहार में भी आप देख रहे होंगे, जहां अचानक नीतीश कुमार का कहना है कि उनको उतना पैसा केंद्र से नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, जबकि हकीकत हम आप सबको मालूम है। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा, पैसों का बंटवारा वित्त आयोग के तहत होता है। वित्त आयोग ने जो कुछ नीति निर्धारण मापदंड स्थापित किए हैं, लेकिन ये बातें राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज जनता को नहीं बताएंगी, क्योंकि उन्हें वोट हासिल करने से मतलब है। और जब इसकी बारी आती है यानी वोट हासिल करने की, तो वैचारिक तौर पर और तर्कसंगिक तौर पर अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी में फ़र्क करना कोई मुश्किल नहीं है। क्योंकि अगर आपको खर्च करना है 5,000 करोड़ रुपए, तो आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के 5,000 करोड़ का कार्यक्रम होना चाहिए, जो फिलहाल आप जैसी नई पार्टी और कांग्रेस जैसी धुरंधर परंपरागत इतनी बड़ी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के पास भी हिमाचल में दिखाई नहीं देती है। आज के लिए इतना ही। बुधवार को नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।